नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इकोनॉमी सीरीज कवर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, ये वो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम एक देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करते हैं। हर मेजर इकोनॉमी को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है। कहीं फोकस होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर, कहीं पर सिटीजन्स की ग्लोबल इनकम पर, और कहीं कैपिटल गुड्स के वैल्यू लॉस यानी डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर किया जाता है। एक देश की नेशनल इनकम को मेजर करने के 4 मेन तरीके होते हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो चलिए हर एक को समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमी की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम डेली क्विज सेशंस भी कंडक्ट करवाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन 1 ईयर। यानी कि एक साल के अंदर एक देश के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनका टोटल मॉनिटरी वैल्यू होता है जीडीपी। ये एक तरह का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड होता है जो बताता है कि देश ने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है। तो दोस्तों, जीडीपी को अच्छे से समझने के लिए 2 इम्पोर्टेंट बात होती है: फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो देखिए, जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। ये इसलिए क्योंकि अगर हम हर स्टेज का प्रोडक्शन काउंट करें तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक किसान ने गेहूं उगाया और 10 रुपया में बेचा। मिल ने उस गेहूं का आटा बनाया और 20 रुपया में बेचा, और बेकरी ने उस आटे से ब्रेड बनाई जो 30 रुपीज़ में बेची गई। अगर हम इन सब वैल्यूज़ को जोड़ दें 10 + 20 + 30 तो टोटल 60 हो जाता है, जो गलत है। ये इसलिए क्योंकि ये सब एक ही गेहूं के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स है। इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्रेड की वैल्यू 30 को ही काउंट करना चाहिए, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों जीडीपी में सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड होती है जो फाइनल कंज्यूमर के लिए बनी हो, जैसे टीवी या कार। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो देखिए, जीडीपी में सिर्फ उस प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है जो एक देश के अंदर हुआ हो, चाहे प्रोडक्शन किसी इंडियन ने किया हो या किसी फॉरेनर ने। अगर वो इंडिया के अंदर हुआ है तो वो जीडीपी का हिस्सा है। जैसे अगर एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है और यहाँ होटल में स्टे करता है, शॉपिंग करता है और सर्विसेज का यूज करता है, तो उसके खर्चे से जो इनकम जनरेट होती है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होती है। ये इसलिए क्योंकि सर्विस इंडिया के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, ये था जीडीपी का फुल ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमने समझा ये क्या होता है, कैसे काउंट होता है और कौन से प्रोडक्शन इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जीडीपी क्या होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जीडीपी एक ही तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाता। जीडीपी के कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसे हम थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर हम प्राइसेज को मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं या प्रोड्यूसर के कॉस्ट के हिसाब से। और यहीं से आते हैं 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों जीडीपी का ही फॉर्म है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज। यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जीएसटी। गवर्नमेंट इन टैक्सेज को प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है, इस वजह से उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। तो जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम इन टैक्सेज को काउंट करते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो सेलिंग प्राइस का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्सिडीज़ को जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एक्सक्लूड किया जाता है।
सब्सिडी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोड्यूसर को पैसा देती है। इस केस में मार्केट प्राइस आर्टिफिशियली कम हो जाता है और इसलिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते वक्त हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं। इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडीज। यानी अगर आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी है तो आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट पे जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर करता है कि प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में कितना पैसा मिला बिना गवर्नमेंट के टैक्स या प्राइस इंटरफेरेंस के। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज इंक्लूड की जाती है क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली प्रोड्यूसर को मिलता है। सब्सिडी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा पैसा देती है। क्योंकि सब्सिडी प्रोड्यूसर का इनकम का हिस्सा बन जाता है इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इसे ऐड किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज को एक्सक्लूड करता है जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या फिर वेट। इन्हें इसलिए एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये टैक्सेज प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाते बल्कि गवर्नमेंट को मिलते हैं। इसलिए जब हम प्रोड्यूसर की असली इनकम देखना चाहते हैं तो हमें इन टैक्सेज को माइनस करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। यानी अगर आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस कीजिए और सब्सिडीज ऐड कीजिए, आपको मिल जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताता है कि प्रोड्यूसर्स को उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी पेमेंट मिली। तो चलिए अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस है 2000 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेज है 300 करोड़ और सब्सिडीज है 100 करोड़। अगर हम यहाँ से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालें तो हमें पता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है 1800 करोड़। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ये दोनों टर्म्स आपको न्यूज़, बजट और इकोनॉमी के डिस्कशंस में बार बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और कौन सा जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है। इस स्लाइड में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। तो देखिए इट इज एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर प्राइसेज एंड इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी इसका मतलब है हमने जितना प्रोडक्शन किया है उसे बेस ईयर के प्राइसेज पर कैलकुलेट किया गया है। यानी इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है उसे यहाँ पे हटा दिया जाता है। इसीलिए रियल जीडीपी को ही हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। ये दिखाता है इकोनॉमी का असली ग्रोथ क्वांटिटी के टर्म्स में, नॉट जस्ट प्राइस। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। ये कैलकुलेट होती है करेंट ईयर के प्राइसेज के बेसिस पर। यानी जितनी चीज़ें बनी हैं उनका वैल्यू उस साल के दामों पर लगाया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर प्राइसेज बढ़ते हैं तो नॉमिनल जीडीपी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा हो या नहीं। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं। ये एक्चुअल मनी वैल्यू बताता है इकोनॉमी की, लेकिन ये हमेशा रियल ग्रोथ नहीं दिखाता। तो दोस्तों रियल जीडीपी ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है ग्रोथ की, जबकि नॉमिनल जीडीपी सिर्फ पैसा दिखाता है। अगर आपको समझना हो कि देश की इकोनॉमी सच में आगे बढ़ी या नहीं
तो हमेशा रियल जीडीपी को ही देखना चाहिए। अब हम एक सिंपल एग्जांपल से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए एक कंट्री में 2011 और 2025 दोनों साल में प्रोडक्शन बिल्कुल सेम हुआ। राइस 1000 kg और व्हीट 500 kg, यानी प्रोडक्शन का अमाउंट यहाँ पे बदला नहीं, दोनों ईयर्स में बराबर है। लेकिन इन दोनों सालों में प्राइसेज अलग थे। 2011 में राइस 40 रुपया पर केजी जबकि व्हीट 50 रुपया पर केजी थे, और 2025 में राइस 60 रुपया पर केजी और व्हीट 70 रुपया पर केजी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2011 के मुकाबले में 2025 में राइस और व्हीट दोनों का प्राइस बढ़ चुका है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। तो देखिए रियल जीडीपी का मतलब है करंट ईयर का प्रोडक्शन, लेकिन बेस ईयर के प्राइसेज के साथ। तो चलिए दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 2025 का प्रोडक्शन ले रहे हैं, यानी कि राइस 1000 kg और व्हीट 500 kg। लेकिन यहाँ पे प्राइसेज 2011 के यूज कर रहे हैं। 2011 में राइस का प्राइस था 40 रुपया पर केजी और व्हीट का प्राइस था 50 रुपया पर केजी। तो देखिए यहाँ पे टोटल रियल जीडीपी आ रहा है 65,000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का रियल जीडीपी आया 65,000। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी के केस में हम प्रोडक्शन भी लेते हैं करंट ईयर का और प्राइसेज भी लेते हैं करंट ईयर का, जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। तो चलिए दोस्तों अब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 2025 में राइस का प्रोडक्शन था 1000 kg और व्हीट का प्रोडक्शन था 500 kg, और 2025 में राइस का प्राइस था 60 रुपया पर केजी जबकि 2025 में व्हीट का प्राइस है 70 रुपया पर केजी। तो चलिए टोटल नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 60,000 और यहाँ पे 35,000। तो यहाँ पे टोटल नॉमिनल जीडीपी आ रहा है 95,000। तो दोस्तों हम लोगों का टोटल नॉमिनल जीडीपी आया 95,000। तो अब आप सोच रहे होंगे प्रोडक्शन तो सेम था लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्यों ज़्यादा आया। तो इसका सिंपल जवाब है प्राइसेज बढ़ने की वजह से। इसलिए नॉमिनल जीडीपी हमेशा इन्फ्लेटेड होती है, वो असली ग्रोथ नहीं दिखाती। तो दोस्तों अगर आपको इकोनॉमी का असली ग्रोथ देखना है तो हमेशा रियल जीडीपी को देखें, और अगर आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू देखनी है तो नॉमिनल जीडीपी यूजफुल होती है। तो अब हम कह सकते हैं रियल जीडीपी शोज एक्चुअल ग्रोथ while nominal GDP includes inflation। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो देखिए ये एक इकोनॉमिक टूल है जो ये बताता है कि इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल कितना बदला है, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कितना हुआ है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि जीडीपी के ग्रोथ में कितना हिस्सा रियल प्रोडक्शन का है और कितना सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से है। जब हम जीडीपी निकालते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी।
इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही बताता है कि प्राइसेज कितने बढ़े और इसी डिफरेंस को मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ इट। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो इसके मुताबिक अगर डिफ्लेटर 100 आता है तो इसका मतलब प्राइसेस सेम है, कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। और अगर ये 120 आता है तो प्राइसेस 20% बढ़ गए हैं बेस ईयर के मुकाबले। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट मेजर्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इकोनॉमी के ओवरऑल इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल चेंज को मेजर करता है। ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड में गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेज बेस ईयर के कंपैरिजन में कितनी बदली है। जीडीपी डिफ्लेटर का कैलकुलेशन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो के थ्रू होता है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेज पर बेस्ड होता है और रियल जीडीपी कांस्टेंट यानी बेस ईयर के प्राइसेज पर। इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पूरी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस चेंजेस को कंसीडर करता है। इस वजह से जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन मेजर करने का एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डायनामिक टूल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए 2024 में नॉमिनल जीडीपी है 2500 करोड़ और बेस ईयर के हिसाब से रियल जीडीपी है 2000 करोड़। अब अगर हम इन वैल्यू को जीडीपी डिफ्लेटर के फॉर्मूला पे बैठाए तो इट विल बी 2500 करोड़ डिवाइडेड बाय 2000 करोड़ एंड इट विल बी 1.25। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें 1.25 मिल गया तो फिर 125 क्यों लिखते हैं। तो देखिए 1.25 का मतलब है कि जो आज के दाम है वो बेस ईयर के दाम के हिसाब से 1.25 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन या प्राइस राइज को परसेंटेज में दिखाते हैं तो हम इस 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है 125। तो दोस्तों याद रखिए 1.25 इज़ द रेशियो फॉर्म ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर while 125 इज़ द इंडेक्स फॉर्म ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ पे दोनों सही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, एक नंबर में और एक परसेंटेज के फॉर्म में। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने जीडीपी डिफ्लेटर को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, स्पेशली जब हम किसी देश की ओवरऑल इनकम समझना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जीएनपी की डेफिनेशन। तो इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री एंड इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी देश के सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन देश के अंदर हो या बाहर। अगर प्रोड्यूसर उस देश का सिटीजन है तो वो जीएनपी में काउंट होता है। जैसे अगर कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका में काम करके इनकम कमा रहा है तो उसकी इनकम इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगी क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम करके इनकम कर रहा है तो उसकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो देखिए जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे एक बात याद रखें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है इंडियंस जो बाहर काम करके पैसा कमा रहे हैं और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है फॉरेनर्स जो इंडिया में काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तब मिलता है हमें जीएनपी। तो चलिए अब जीएनपी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए इंडिया का जीडीपी है 2000 करोड़। यहाँ पे जीडीपी का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। अब मान लीजिए इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज में काम करके 400 करोड़ कमाए हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। साथ ही कुछ फॉरेनर्स ने इंडिया में काम करके 250 करोड़ कमाए हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं एन एफ आई ए। तो यहाँ पे एन एफ आई ए इज इक्वल्स टू
400 माइनस 250 एंड दैट इज 150। अब आते हैं फाइनल स्टेप जीएनपी कैलकुलेट करने का। तो दोस्तों हमें पता है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआई है। यहाँ पे जीडीपी है 2000 करोड़ और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है 150 करोड़। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देश का जीएनपी है 2150 करोड़। इसका मतलब है कि देश के सिटीजन्स, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर, उन्होंने 2150 करोड़ वर्थ का प्रोडक्शन और इनकम जनरेट किया। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने जीएनपी को अच्छे से कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे जीडीपी और जीएनपी के बीच का डिफरेंस। ये दोनों टर्म सिमिलर लग सकते हैं लेकिन इनका बेस अलग होता है। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस है बेसिस का। तो देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन होता है टेरिटोरी के बेस पर, यानी जो प्रोडक्शन एक देश के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है, चाहे वो सिटीजन करे या फॉरेनर, सब काउंट होता है। वही जीएनपी का बेस होता है सिटीजनशिप, यानी सिर्फ उसी देश के सिटीजन्स द्वारा कमाई गई इनकम काउंट होती है, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस है कि कौन इंक्लूड होता है। तो देखिए जीडीपी में वो सारे लोग इंक्लूड होते हैं जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हो या फॉरेनर्स। लेकिन जीएनपी में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की इनकम इंक्लूड होती है, चाहे वो इंडिया में काम करे या फॉरेन में। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी के बीच। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मेनली यूज होता है जब हमें इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स का रियल कंट्रीब्यूशन समझना होता है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। तो देखिए इट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी किसी भी बिजनेस या सेक्टर ने कितनी असली वैल्यू ऐड की है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो होती है जीबीए। यहाँ पे समझते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है। तो देखिए ये वो गुड्स या सर्विसेज होते हैं जो एक बिजनेस दूसरे से खरीदता है अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे एक चाय की टपरी चीनी, चाय पत्ती और दूध खरीदता है चाय बनाने के लिए, तो इनका कॉस्ट होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब समझते हैं कि फाइनल आउटपुट क्या होता है। तो देखिए ये वही प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो एंड कंज्यूमर तक जाता है। जैसे चाय की टपरी का चाय, अगर चाय की टपरी का फाइनल सेल 100 का है और रॉ मटेरियल 40 के थे, तो यहाँ पे उसने 60 का वैल्यू ऐड किया, यही होता है जीबीए। अब समझते हैं इसका मैक्रो लेवल फॉर्मूला जो पूरे इकोनॉमी के लिए यूज होता है। तो देखिए जीबीए इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीडीपी से इनडायरेक्ट टैक्सेज को माइनस किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं ऐसा क्यों। तो देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पर होता है, लेकिन मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। ये टैक्सेज गवर्नमेंट को जाते हैं, ना कि प्रोड्यूसर्स को। जैसे अगर एक प्रोडक्ट 120 में बिकता है जिसमें 20 का टैक्स है, तो प्रोड्यूसर को सिर्फ 100 मिलता है। लेकिन यहाँ पे जीडीपी में 120 काउंट होता है टैक्स के साथ, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल वैल्यू एडेड बाय प्रोड्यूसर कितनी है। अब समझते हैं कि सब्सिडीज को यहाँ पे ऐड क्यों किया जाता है। तो देखिए सब्सिडी एक ऐसी अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है ताकि वो प्रोडक्ट सस्ता बना सके। ये पैसा प्रोड्यूसर के लिए एक्स्ट्रा इनकम होती है, लेकिन जीडीपी में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे अगर एक फार्मर 100 का क्रॉप बेचता है और गवर्नमेंट 20 की सब्सिडी देती है, तो फार्मर को 120 मिलते हैं। लेकिन इस केस में जीडीपी में सिर्फ 100 दिख रहा होता है, इसलिए सब्सिडी को ऐड करना पड़ता है ताकि प्रोड्यूसर की असली इनकम दिख सके। अब दोस्तों एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए एक देश की जीडीपी है 2200 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेज है 300 करोड़ और गवर्नमेंट ने 50 करोड़ की सब्सिडीज दी है। इस केस में जीबीए होगा 2200 करोड़ माइनस 300 करोड़ प्लस 50 करोड़ एंड इट विल बी 1950 करोड़।
इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी ने 1950 करोड़ की असली वैल्यू क्रिएट की है, टैक्सेज को माइनस करके और सब्सिडीज को इंक्लूड करके। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जीबीए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि देश या बिजनेस ने एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे नेट नेशनल इनकम के बारे में। तो देखिए ये एक इकोनॉमी की असली इनकम को दिखाता है जो कैपिटल गुड्स के वेयर एंड टियर के बाद बची होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि नेट नेशनल इनकम क्या होता है। तो इट इज़ द नेशनल इनकम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिए हर साल जब मशीन्स, बिल्डिंग्स और टूल्स का यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं और उनकी वैल्यू गिर जाती है। इसी लॉस ऑफ वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सोचिए एक फैक्ट्री 10 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इस्तेमाल करने की वजह से फैक्ट्री की मशीन्स 2 लाख की वैल्यू लूज कर चुकी है। तो क्या इस केस में फैक्ट्री का एक्चुअल नेट प्रॉफिट 10 लाख का होगा? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा 10 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 8 लाख। यही लॉजिक पूरी इकोनॉमी पर अप्लाई होता है जब हम नेट नेशनल इनकम निकालते हैं। तो दोस्तों अब तक यहाँ पे हमने समझा नेट नेशनल इनकम, जो बताता है सिटीजन्स ने रियल में कितनी इनकम कमाई डिप्रिसिएशन के बाद। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उनमें से पहला स्टेप है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए उसे समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक कंट्री के टेरिटोरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल वैल्यू बिना किसी डिडक्शन के। लेकिन जीडीपी में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, इसलिए अगर हमें इकोनॉमी का नेट आउटपुट देखना हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी इकोनॉमी की जीडीपी 2500 करोड़ है और डेप्रिसिएशन 300 करोड़ है, तो यहाँ पे एनडीपी होगा 2200 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एनडीपी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए इसका फॉर्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है सिटीजन्स ने दुनिया भर में जो भी प्रोडक्शन किया उसका टोटल वैल्यू। अगर हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए अगर किसी इकोनॉमी की जीएनपी है 2300 करोड़ और डेप्रिसिएशन है 300 करोड़, तो यहाँ पे उसका एनएनपी होगा 2000 करोड़। यहाँ पे 2000 करोड़ वो एक्चुअल वैल्यू है जो इंडियन सिटीजन्स ने दुनिया में कमाई आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कैपिटल वेयर एंड टियर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।